तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन साइबर क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है ऑपरेशन जाभा। ये 2021 में रिलीज हुआ था और इसकी IMDb रेटिंग आज भी 8.1 है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये साइबर क्राइम या फिर ऑनलाइन स्कैम कैसे होता है ये पता चल सके और आप फ्यूचर में कभी इसका शिकार ना बने। और हाँ, शुरुआत में आपको ये मूवी थोड़ा सा स्लो लग सकता है पर धीरे धीरे आपको ये मूवी अच्छा लगने लगेगा। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कोची की साइबर सेल की हेड ऑफिस को देखते हैं। SI प्रथप्पन के पास दो पति पत्नी आते हैं। दरअसल किसी ने उसकी पत्नी के नाम पे एक फेक एडल्ट MMS वायरल कर दिया है जिसकी वजह से इन्हें अपने मोहल्ले में बेइज्जत होना पड़ रहा है। ये बार बार सबको बताया भी कि ये MMS में जो लड़की है ये मेरी पत्नी नहीं है, पर फिर भी लोग इन्हें ही गलत समझ रहे हैं। तो वो SI प्रथप्पन से कहता है, सर आप प्लीज इस वीडियो का जांच करिए और सबके सामने सच्चाई लेके आइए कि इस वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो मेरी पत्नी नहीं है। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंटोनी और विनय नाम के दो लड़के इस साइबर सेल की ऑफिस में आते हैं और SI प्रथप्पन से मिलते हैं और कहते हैं, सर ये जो प्रेमम मूवी लीक हुआ था ये सबसे पहले तमिल रॉकर्स वेबसाइट वालों ने नहीं किया था, ये किसी और ने किया था। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। 2015 में रिलीज हुआ मूवी प्रेमम का HD प्रिंट मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक हो गया था और एंटनी अभी उसी मूवी के बारे में बात कर रहा है। तो एंटनी और विनय की बात सुनने के बाद ASI जॉय कहते हैं, अरे इस मूवी को तो तमिल रॉकर्स ने लीक किया था ना, और हमने तो उस वेबसाइट के एक ओनर को अरेस्ट भी कर लिया है। तो एंटनी कहता है, सर तमिल रॉकर्स ने भी इस मूवी को अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था, ये मैं भी मानता हूँ, पर इनसे पहले भी कोई था जो कि मूवी रिलीज होने से एक दिन पहले ही इसे यूटोरेंट पे अपलोड कर दिया था। फिर एंटोनी और विनय कहते हैं, सर जब हम बीटेक कर रहे थे तभी हमें ये प्रोजेक्ट मिला था और हमने इस प्रेमम मूवी की लीक के ऊपर रिसर्च किया था। बीटेक में हम मेटा डाटा एनालिसिस के ऊपर पढ़ा था जिसके जरिए इंटरनेट पे अपलोड किया गया किसी भी फाइल का हम डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि वो पर्टिकुलर फाइल कब अपलोड किया गया था, उसकी साइज क्या है और उसे अपलोड होने के लिए कितना टाइम लगा था। तो इसी तरीके से यूटोरेंट पे जो प्रेमम मूवी अपलोड किया गया था हमने उसका डिटेल्स निकाला तो पता चला तो टोटल 6 MP4 फाइल अपलोड किया गया था और ये 6 फाइल को मिला के टोटल 960 MB का था और इन फाइल्स को अपलोड होने के लिए 110 मिनट लगा था। मतलब हर मिनट में 8.72 MB डाटा अपलोड हो रहा था और हर सेकेंड में 0.14 MB का डाटा अपलोड हो रहा था। सर हमारे केरला के शहरों में BSNL नेटवर्क का एवरेज स्पीड 0.14 Mbps है। मतलब जिसने भी इसे यूटोरेंट पे अपलोड किया है वो किसी BSNL नेटवर्क को यूज करता है और हमारे ही केरला के किसी शहर में रहता है। तो फिर एक ऑफिसर कहते हैं, तो फिर हम IP एड्रेस से ये ट्रैक कर सकते हैं कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड किया गया था। तो विनय कहता है, सर इस IP एड्रेस को पाने के लिए आपको टोरेंट वेबसाइट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये IP एड्रेस मिलेगा और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एंटोनी कहता है, सर ये भी हो सकता है जिसने प्रेमम मूवी को यूटोरेंट पे अपलोड किया वो प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा हो, जिसके वजह से आपको फेक IP एड्रेस देखने को मिलेगा। फिर एंटोनी कहता है, सर हमें टोटल 7 फाइल मिला था, 6 में तो मूवी था पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल भी था जो कि बिल्कुल खाली था। हो सकता है ये फाइल गलती से ट्रांसफर हो गया हो। पर सर जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल क्रिएट करते हो ना, आपके उस सिस्टम में जो आपका यूजर नेम होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑथर नेम पे ऐड हो जाता है और जब हम इस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ऑथर के नाम पे बाबूराज लिखा हुआ है। मतलब अभी हमें ये बाबूराज नाम का बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो कि इसी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। और हाँ सर, यूटोरेंट के जिस ID से इसे अपलोड किया गया था उसकी प्रोफाइल पिक्चर में ये कुत्ता है। फिर पुलिस बाबूराज की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें लगभग 40 बाबूराज मिलते हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो उन्हें एक बाबूराज मिलता है जिसके ऊपर उन्हें शक होता है। दरअसल जिस दिन प्रेमम मूवी रिलीज हुआ था उसी दिन उसे प्रियदर्शन स्टूडियो की तरफ से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया था। फिर हेड कांस्टेबल बशीर कहते हैं कि सर एक र्यूमर है कि प्रियदर्शन की दृश्य मूवी 500 मिलियन का बिजनेस किया था और प्रेमम मूवी उनकी ये रिकॉर्ड तोड़ ना दे, इसीलिए वो जानबूझ के इस मूवी को लीक करवाए। फिर तुरंत ये सब उस बाबूराज की ऑफिस में जाते हैं और अच्छे से तलाशी लेते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और जब बाबूराज को उस 1.5 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि यहाँ पे काम करने से पहले
पहले मैं प्रियदर्शन स्टूडियो में काम करता था, तो मेरा कुछ सैलरी वहाँ पे पेंडिंग था। तो ये जो आप 1.5 लाख रुपए के बारे में पूछ रहे हो, ये और कुछ नहीं, मेरा खुद का सैलरी ही है। तो बाबूराज के खिलाफ कुछ सबूत ना मिलने के कारण ऑफिसर्स को खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर बशीर सर एंटोनी और विनय के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं सब काम छोड़ के इस केस में लग गए, पर अंत में मिला क्या? कुछ भी नहीं। बशीर सर की ये बात एंटोनी और विनय को बहुत बुरा लगता है। वो डिसाइड करते हैं किसी भी तरीके से वो इस केस को सॉल्व करके रहेंगे। फिर विनय फेसबुक पे बाबूराज लिख के सर्च करता है, तो कोइंसिडेंस से उन्हें एक बाबूराज का फेसबुक अकाउंट मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर में वही कुत्ते वाला फोटो होता है जो उस टोरेंट प्रोफाइल की आईडी में भी था। फिर ये दोनों फेसबुक प्रोफाइल से उसकी डिटेल्स पता करते हैं, तो पता चलता है कि ये केरला की सरकारी बस का ड्राइवर है। और फेसबुक से ये भी पता चल जाता है कि ये किस गाड़ी का ड्राइवर है और किस एरिया में बस चलाते हैं। फिर एंटोनी और विनय बस स्टॉप पे जाते हैं और उसकी गाड़ी का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो आ जाता है ये उसके पास जाते हैं, खुद को साइबर सेल के ऑफिसर्स बता के उसको धमकाते हैं और उसे उस फेसबुक अकाउंट को दिखा के पूछते हैं कि ये कुत्ता तुम्हारा है? तो ड्राइवर कहता है जी नहीं, ये मेरी बहन की है, और कहता है सर ये फेसबुक अकाउंट भी मेरा नहीं है, मैं तो ये सिंपल मोबाइल यूज करता हूँ। पर सर जेरी नाम का मेरा एक भांजा है जो कि स्कूल में पढ़ता है, वो 1 नंबर का बदमाश है, हो सकता है उसी ने मेरे नाम पे एक फेक अकाउंट क्रिएट करा हो। फिर एंटनी और विनय उससे उसकी बहन की एड्रेस ले लेते हैं और फिर ये खबर साइबर सेल को बता देते हैं, और सब मिलके रात को ड्राइवर की बहन के घर में रेड मारते हैं और जेरी को बुलाते हैं, और फिर उसकी लैपटॉप की अच्छे से तलाशी लेने के बाद उन्हें वहाँ पे प्रेमम मूवी का वो प्रिंट मिल जाता है। और जेरी को पूछने पर वो मान जाता है कि इसी ने उसे टोरेंट पे अपलोड किया था, और इसी ने ही अपने मामा के नाम पे फेसबुक पे फेक अकाउंट क्रिएट करा था। फिर एएसआई जॉय सर जेरी को साइड में ले जाते हैं और उसे कहते हैं देखो जेरी, अगर तुम हमें बता दोगे कि ये मूवी तुम्हें मिला कैसे, तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तो जेरी बताता है कि ये मुझे अंजलि से मिला, अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है। 10th क्लास की रीयूनियन पार्टी की कुछ फोटोज अंजलि के पास रह गए थे, इसलिए मैंने उसे जब फोटोज मांगे तो उसने एक पेन ड्राइव दिया और कहा इसके अंदर फोटोज हैं, तुम ले लो, फिर मुझे ये पेन ड्राइव वापस कर देना। और उसी पेन ड्राइव के अंदर से मुझे प्रेमम मूवी का एक फाइल मिला, फिर मैंने उसे कॉपी कर लिया और मेरे पास रख लिया। फिर बाद में मैंने अंजलि से इसके बारे में पूछा भी कि प्रेमम मूवी रिलीज होने से पहले ही तुम्हारे पास उसका प्रिंट कैसे आ गया, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कहा बाद में बता दूंगी। फिर हम देखते हैं एसआई प्रथप्पन सर और उनकी टीम अंजलि से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि सच सच बताओ तुम्हें ये मूवी का प्रिंट कहाँ से मिला। तो अंजलि डरते हुए बताती है कि ये मुझे मेरी बॉयफ्रेंड ने दिया था। और दोस्तों ये बॉयफ्रेंड जेरी नहीं है, ये कोई और है। यहाँ पे जेरी का कट जाता है क्योंकि अंजलि एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही थी, ये जेरी को पता भी नहीं था। फिर एसआई प्रथप्पन कहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? तो अंजलि कहती है सर वो केरला सेंसर बोर्ड में सिस्टम ऑपरेटर है और उसका नाम अखिलेश है। मतलब दोस्तों ये अखिलेश ही था जिसने प्रेमम मूवी का एक लिंक कॉपी करके अपने पास रख लिया था और बाद में ये जेरी के पास गया और फिर वो उसे टोरेंट पे अपलोड कर दिया। और रिलीज होने के एक दिन बाद तमिल रॉकर्स वालों ने उसे यूटोरेंट से डाउनलोड कर लिया और अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। तब जाके ये वायरल हो गया और सबको पता चल गया कि प्रेमम मूवी लीक हो गया है। फिर हम देखते हैं अखिलेश को भी अरेस्ट कर लेते हैं और ये प्रेमम मूवी लीक वाला केस यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम फिर से उस 2 पति पत्नी को देखते हैं जो कि एसआई प्रथप्पन सर से मिलने आए हुए होते हैं। उन्होंने जो वीडियो को चेक करने के लिए दिया था उसकी रिजल्ट आ गया होता है। एसआई प्रथप्पन सर कहते हैं देखो रिपोर्ट के मुताबिक ये एडल्ट एमएमएस में जो लड़की है वो तुम्हारी पत्नी ही है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि एसआई और एएसआई सर को भी ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि ये उसकी पत्नी नहीं है, पर पता नहीं कैसे ये रिपोर्ट गलत आ गया। फिर पति पत्नी में से पति गुस्से से कहता है सर मुझे पता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, पर इसकी वजह से मेरी बेटी हमसे दूर हो गई है। उसे स्कूल में भी चढ़ाया गया, वो अभी अपने नानी के घर में है और अपनी माँ को ही गलत समझ रही है, पर आपने तो रिपोर्ट ही गलत दे दिया। अब मैं मेरी बेटी को कैसे समझाऊं कि ये उसकी माँ नहीं है। फिर वो दोनों रोते हुए यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनी का एल्फांसो नाम की एक गर्लफ्रेंड है जो कि एक नर्स है, पर एंटोनी जॉबलेस होता है। दरअसल एंटोनी और विनय बीटेक के बाद बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू के लिए भी गए थे, पर उनकी खराब इंग्लिश के कारण उन्हें हमेशा रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक दिन एल्फांसो एंटोनी को कहती है
उसकी जॉब आयरलैंड के सरकारी अस्पताल में लग गई है और उसकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है। ये सुनने के बाद एंटोनी कहता है तुम जाओ मजे करो, अभी तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। और इसी बात को लेके इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और अल्फांसो गुस्से से चली जाती है, फिर एंटोनी को ब्लॉक कर देती है और बाद में एंटोनी से ब्रेकअप कर लेती है। फिर एक दिन एसआई प्रथप्पन एंटोनी और विनय को बुलाते हैं और उन्हें साइबर सेल में टेम्पररी जॉब में रख लेते हैं और उनकी सैलरी होता है 10,000 पर मंथ। फिर कुछ दिन बाद उनके ऑफिस में एक फ्रॉड का केस आता है और ये केस फाइल करने वाली कोई और नहीं एंटोनी की एक्स गर्लफ्रेंड अल्फांसो होती है। दरअसल आयरलैंड में उसकी कोई भी जॉब नहीं लगी थी, ये सब एक स्कैम था और वो खुद इस स्कैम की शिकार बन गई है। फिर अल्फांसो कहती है कि सबसे पहले उसे एक ईमेल आता है कि उसकी जॉब आयरलैंड के सरकारी अस्पताल में हो गई है। फिर जब वो उस पर बात करती है तो उधर से एक तमिलियन महिला इसके साथ बात करती है और वो कहती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ और मेरे पति आयरलैंड के सिटीजन हैं। अगर तुम एक बार यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हारा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे पति सब कुछ संभाल लेंगे। तो एसआई जॉय सर पूछते हैं आपने उन्हें टोटल कितने पैसे दिए हैं? तो अल्फांसो के पापा कहते हैं 2,75,000। फिर एसआई प्रथप्पन ये केस एंटोनी और विनय को देते हैं। फिर वो दोनों ऐसे सिमिलर स्कैम केरला में और किसी के साथ हुआ है या नहीं उसका पता लगाते हैं। तो पता चलता है बहुत सारे लड़कियों के साथ ऐसा स्कैम हो चुका है। फिर जब एंटोनी और विनय थोड़ा डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि जितनी भी लड़कियों के साथ ये स्कैम हुआ है उनमें एक चीज कॉमन है, वह सब स्कैम होने के कुछ दिन पहले प्लूटो नाम के एक मॉल पे गए थे। फिर एंटोनी और विनय तुरंत प्लूटो मॉल में जाते हैं। वो दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सभी स्कैम के पीछे इस मॉल का क्या भूमिका है। तभी एंटोनी की नजर मॉल में हो रही एक लकी ड्रॉ पे जाता है। जो भी मॉल में शॉपिंग के लिए आते थे उन्हें एक कूपन दिया जाता था जिसमें उन्हें अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना होता था। अगर वो लकी ड्रॉ जीत जाएंगे तो उन्हें कुछ रुपए या फिर शॉपिंग वाउचर्स मिलेंगे। ये देखने के बाद एंटोनी को शक होता है कि जरूर यहाँ से ही लोगों के पर्सनल डिटेल्स लीक होते हैं, फिर उन्हें स्कैम किया जाता है। पर ये होता कैसे है, ये पता करने के लिए ये दोनों इस मॉल की मैनेजर से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं सर हम एक टेक एजुकेशन सेंटर का मार्केटिंग स्टाफ है, आप ये जो कूपन्स कलेक्ट कर रहे हो क्या आप इसे हमें बेच सकते हो? ये हमारे लिए बहुत काम के हैं, आप दाम बताइए हम उसे खरीद लेंगे। पर मैनेजर कहता है माफ करना हम इसे नहीं बेचते हैं और फिर इन दोनों को वहाँ से भगा देता है। फिर ये दोनों मॉल में काम करने वाले एक बंदे को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं हम साइबर सेल से हैं, हमें सच सच बताओ कि ये सारे लकी ड्रॉ कूपन जाते कहाँ हैं, वरना फ्रॉड के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगा। तो वो बंदा कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता कि ये लकी ड्रॉ कहाँ जाता है, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ हर हफ्ते फ्राइडे को एक गाड़ी आती है और सभी कूपन उस पे लोड करके ले जाती है। फिर एंटोनी और विनय फ्राइडे को उस गाड़ी का इंतजार करते हैं। फिर वो गाड़ी आ जाती है और कूपन को अपने अंदर लोड करके यहाँ से जाने लगती है। तभी एंटोनी और विनय उसे फॉलो करते हैं तो वो देखते हैं कूपन से भरा हुआ बॉक्स को वो लोग अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फिर वो उनमें से एक को फॉलो करते हैं तो वो देखते हैं वो बंदा ये बॉक्स को एक बीपीओ सेंटर के अंदर ले जाता है जिसके अंदर डाटा एंट्री का काम चल रहा होता है। एंटोनी और विनय खिड़की से झांक के ये सब देख रहे होते हैं। दरअसल जो भी डिटेल्स उन कूपन्स में थे ये लोग उन सभी डाटा का लिस्ट बनाते हैं। तभी उन्हें खिड़की से झांकते हुए उनकी एक कॉलेज फ्रेंड उन्हें देख लेता है जो खुद यहाँ पे डाटा एंट्री का जॉब कर रहा होता है। वो इन दोनों को अभी भी जॉबलेस ही समझता है। फिर वो इन दोनों के साथ चाय पीने लगता है। तभी एंटोनी कहता है यार विनय की पापा विनय के लिए एक डाटा एंट्री सेंटर खोलना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कि यहाँ पे काम कैसा करना पड़ता है, क्या तुम हमें बता सकते हो? तो इनका दोस्त इन्हें कहता है मैं तुम्हें बता तो दूंगा लेकिन एक शर्त में, तुम जो अपना कंपनी खोलोगे उसमें मुझे 50% पार्टनर रख लेना। फिर विनय उसे पार्टनर बनाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो बताता है कि ये जहाँ पे काम करता है तो यहाँ पे सब कुछ कैसे चलता है। अगर तुम किसी एक बंदे का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी पता कर लोगे तो तुम्हें हर एक बंदे के इन्फॉर्मेशन के लिए 4 रुपए मिलेंगे और अगर तुम किसी बंदे का पान कार्ड, आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट का डिटेल्स पता कर लोगे तो तुम्हें हर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन के लिए 8 रुपए मिलेंगे। तो एंटोनी उसे पूछता है कि ये सारे डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद इन्हें कौन खरीदता है? तो वो बताता है सब खरीदते हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स, कार डीलर्स, कॉलेज, ट्रैवल एजेंसी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के लिए ये डाटा
चाहिए होता है। पर तुम्हें इस सब का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मैं तुम्हें ये एड्रेस दे रहा हूँ, इसे तुम अपने पास रखो। जब ऐसे सारे डिटेल्स कलेक्ट हो जाए तो तुम इस एड्रेस पे उसे कोरियर कर देना और बाकी का काम ये बंदा कर लेगा। फिर एंटोनी और विनय ये सारी बातें एसआई प्रथप्पन सर को बताते हैं और उस एड्रेस को भी दिखाते हैं जो उनकी फ्रेंड ने उन्हें दिया था। उस एड्रेस में कोलामेडू नाम की एक जगह लिखा था। फिर एसआई प्रथप्पन सर जब उस जगह के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है ये जगह बेंगलोर कोयम्बतूर हाईवे के साइड में है। यहाँ के लोग बस्ती में रहते हैं और चोरी करने के लिए ये जगह फेमस है। सालों से यहाँ के लोग चोरी करते हुए आ रहे हैं। कुछ साल पहले सरकार ने इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा और इनमें से बहुत सारे लोगों को बस्ती से लेके उन्हें एक अच्छा सा अपार्टमेंट दिया गया। उन्हें फ्री का एजुकेशन भी दिया गया ताकि ये लोग बुरी काम से बाहर निकल के कुछ अच्छा जॉब करके अपना जिंदगी गुजार सकें। पर होता बिल्कुल उल्टा। जैसे ही ये लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, इनका चोरी करने का तरीका बदल जाता है। फिर ये लोग साइबर क्राइम करने लगते हैं। ये पूरा बस्ती एरिया है, यहाँ से किसी को अरेस्ट करके लाना बिल्कुल आसान नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस फेक आयरलैंड हॉस्पिटल की वेबसाइट से अल्फोंसो को मेल किया गया था, पुलिस उसकी आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेती है। फिर एसआई प्रथप्पन और उनकी टीम उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि सच बता, ये वेबसाइट तू किसके लिए बनाया था? तो वो कहता है सिम्बन नाम के एक बंदे के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाया था। दोस्तों, सिम्बन एक क्रिमिनल होता है। इसके ऊपर 22 केस फाइल हो चुके होते हैं। एडल्ट वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करने की केस में इसको अरेस्ट भी किया गया था और ये कोलामेडू में ही रहता है। फिर वो वेबसाइट बनाने वाला बंदा कहता है सर, पर इन सब का मास्टरमाइंड माइकल नाम का एक बंदा है। सिम्बन माइकल का बस राइट हैंड है, पर लूटा हुआ पैसों को माइकल ही अपने अलग अलग कंट्री की अकाउंट में ट्रांसफर करता है। फिर एसआई प्रथप्पन सर और उनकी टीम डिसाइड करती है कि वो लोग कैसे भी करके माइकल को कोलामेडू से उठा के लाएंगे। फिर वो रात को कोलामेडू जाते हैं। वेबसाइट बनाने वाले बंदे के साथ एंटोनी जाता है और विनय उनको पीछे से फॉलो करता है और बशीर सर भी एक दूसरी गली से अंदर जाते हैं। फिर वेबसाइट बनाने वाला बंदा एंटोनी को सिम्बोन से मिलाता है। तो एंटोनी कहता है सर, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से 200 बैंक अकाउंट का डिटेल्स चुरा लिया हूँ। सोच रहा हूँ कि सभी अकाउंट से 1-1 लाख रुपए निकाल लूँ, पर इतने सारे पैसों को मैं कहाँ पे रखूंगा, ये प्रॉब्लम है। क्या आप मेरे लिए एक ऐसा अकाउंट बना के दे सकते हैं जहाँ पे मेरे ये सारे पैसे बिल्कुल सेफ रहे? फिर सिम्बन कहता है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए देना पड़ेगा। और एंटोनी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर सिम्बन एंटोनी को माइकल के पास लेके जाता है, पर माइकल चालाक निकलता है। वो नोटिस कर लेता है कि एंटोनी का ध्यान उसकी मोबाइल पे है, तो माइकल को शक होता है कि जरूर ये किसी का चाल है। फिर वो एंटोनी की मोबाइल को चेक करता है तो देखता है कि किसी के साथ कॉल पे होता है। तो माइकल को पता चल जाता है कि ये पुलिस की आदमी है। फिर वो उसे पकड़ के मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से विनय उनका ध्यान भटकाता है और इसी की फायदा उठा के एंटोनी अपना मोबाइल लेके वहाँ से भागने लगता है। सिम्बन एंटोनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और दूसरी तरफ माइकल विनय के पीछे भागने लगता है। पर ये भी एसआई प्रथप्पन सर की एक चाल था। माइकल विनय के पीछे पीछे भागते हुए जैसे ही गली से बाहर निकलता है, उसे वैन में डाल के ले जाने लगते हैं। तभी विनय कहता है अरे सर, एंटोनी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आया है। फिर हम देखते हैं एंटोनी भी अपना जान बचा के भाग रहा होता है। उसके पीछे सिम्बन और कई सारे लोग पड़े हुए होते हैं। अगर वो आज पकड़ा जाएगा तो वो पक्का मारा जाएगा। पर वो जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंच जाता है और सब लोग सेफली वहां से निकल जाते हैं। फिर एंटोनी की एक्स अल्फोंसो और बाकी लड़कियों को उनकी पैसे वापस मिल जाते हैं। एंटोनी को कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि अब तो अल्फोंसो के पिता इम्प्रेस हो गए होंगे और इन दोनों के शादी के लिए वो मान जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्फोंसो एंटोनी को कहती है मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में पापा को बताया, पर वो शादी के लिए मना कर दिए। कहा कि तुम्हारा जॉब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। पापा ने मेरे लिए कनाडा से एक लड़का देखा है, तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। बेचारा एंटोनी का यहाँ कट जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जिस पति पत्नी का फेक एडल्ट एमएमएस वायरल हुआ था, उन्होंने उस केस को लेके कोर्ट गए थे और फाइनली उन्होंने वो केस जीत लिया। अदालत में ये साबित हो गया कि उस वीडियो में जो लड़की दिख रही है वो उसकी पत्नी नहीं है। फिर विनय उन शादीशुदा कपल्स की बेटी के पास जाता है जो कि अपने नानी के घर में रह रही है और जैसे कि हमें पता है कि वो अपनी माँ को ही गलत समझ रही है। और अभी अदालत की राय आने के बाद भी
वो उसकी माँ के चेहरे को दोबारा देखना नहीं चाहती क्योंकि उनकी वजह से उसे बहुत बदनामी झेलनी पड़ी है। फिर विनय उसे कहता है तुम प्लीज अपने माँ के पास वापस चले जाओ, तुम सर उठा के चल सको, इसीलिए उन्होंने अदालत में ये लड़ाई लड़ी। फिर विनय बताता है कि 2010 में मेरी बड़ी बहन एक कॉलेज की ट्रिप में गई थी, वहाँ पे किसी ने उसकी नहाते वक्त का वीडियो बना लिया था। उस टाइम तो व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं था, पर फिर भी उसकी वीडियो एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में वायरल होने लगी। तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? मेरी बड़ी बहन कॉलेज की छत से कूद के अपनी जान ले ली। जब किसी के साथ ये घटना घटता है वही समझ सकता है कि उसे कैसा लगता है। सो प्लीज सब कुछ भूल जाओ और अपने माँ के पास वापस चले जाओ, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। फिर विनय यहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फोन पे किसी से बात कर रही होती है और तभी अचानक लाइट चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई और भी है। तभी उसके सामने अचानक एक बंदा आ जाता है। फिर वो बंदा उसके सर पे बहुत जोर से मारता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस आ जाते हैं। उस लड़की को अभी अस्पताल भेज दिया गया होता है, वो वेंटिलेटर पे है और अभी जिंदा है। आखिर वो बंदा कौन था और उस महिला के ऊपर अटैक क्यों किया ये हमें अभी कुछ पता नहीं है। इस केस को सीआई मणि इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो सबसे पहले नाइट वॉचमैन से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि आज वो देर से ड्यूटी पे आया है। उसकी ड्यूटी 8 बजे से शुरू होता है पर आज वो 11 बजे आया है और जो वॉचमैन दिन में ड्यूटी करता था वो भी आज जल्दी चला गया होता है। फिर सीआई मणि को हेल्प करने के लिए साइबर डिपार्टमेंट में से एंटनी और विनय को भेजा जाता है। फिर ये लोग उस लड़की की फ्लैट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन पे बहुत सारे खून के निशान होते हैं। मतलब जिसने भी उस महिला के ऊपर हमला किया था वो हमला करने के बाद उसे घसीटते हुए यहाँ पे लाया था। फिर हम देखते हैं घर के सारे कीमती सामान लूट लिया गया होता है। फिर क्राइम स्पॉट से उस महिला की मोबाइल मिलती है। फिर एंटोनी और विनय उसे चेक करने के लिए लेते हैं तो वो देखते हैं कि उस मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ होता है। फिर वो एक टेबल लैंप के पास जाते हैं और ध्यान से मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं। दरअसल जब हम बार बार पैटर्न लॉक से अपना लॉक खोलते हैं तो जाने अनजाने में स्क्रीन में एक निशान बन जाता है। एंटोनी और विनय उसी निशान को देख के मोबाइल की लॉक को खोल देते हैं तो उन्हें उस मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। फिर उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि महिला ने आज रात ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था। वो इसके बारे में अपने माँ के साथ बात कर रही थी और तभी बिजली भी चली गई थी कि माँ के साथ बात करने के बाद वो अपने पति के साथ बात कर रही थी और कह रही थी एक अजीब सा लड़का हेलमेट पहन के आज फूड डिलीवर करने के लिए आया था। अभी बिजली भी चली गई है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सीआई मणि सर कहते हैं वो जिस नंबर पे कॉल करके फूड ऑर्डर करी थी उसकी डिटेल्स निकालो। फिर एंटोनी साइबर सेल ऑफिस को कॉल करके उस नंबर की डिटेल्स निकालता है तो पता चलता है वो मोबाइल नंबर किसी डैनी नाम के बंदे का है और उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर एंटोनी पता करता है कि डैनी की मोबाइल से आखिरी कॉल किसे किया गया था तो उसे पता चलता है कि आज रात 11:15 पे वो किसी से कॉल किया था और उसके बाद ही वो अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है और डैनी जिसे कॉल किया था वो नंबर अभी भी एक्टिव है। फिर तुरंत साइबर सेल की मदद से उस नंबर को ट्रेस कर लेते हैं। फिर सीआई मणि सर और ये सब उस नंबर के पास पहुंच जाते हैं जिसके साथ डैनी ने आखिरी बार बात करा था। ये नंबर एक महिला की थी। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि डैनी उस महिला की दोस्त कविता की भाई होता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत चैटिंग या फिर कॉल पे बात कर लेते हैं। इससे ज्यादा उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। फिर सीआई मणि सर उस महिला की मोबाइल को लेते हैं और उसकी व्हाट्सएप को ओपन करके व्हाट्सएप चैट से डैनी की फोटो निकाल लेते हैं। मतलब अभी उन्हें डैनी को पकड़ने के लिए आसानी होगी। फिर सीआई मणि सर उस महिला को पूछते हैं कि डैनी ने तुम्हें कॉल क्यों किया था तो वह महिला कहती है दरअसल वो मैंगलोर के लिए मुझे ट्रेन टिकट करने के लिए कह रहा था पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी कर नहीं सकती, तुम एक काम करो तुम बस से चले जाओ। तभी विनय कहता है सर थोड़ी दूर पे एक बस स्टैंड है जहाँ से मैंगलोर जा सकते हैं, अगला बस मैंगलोर के लिए 2:30 पे है, डैनी जरूर वहीं से ही जाएगा। फिर सीआई मणि और ये सब उस बस स्टैंड के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उसे ढूंढने लगते हैं। फिर डैनी उन्हें मिल जाता है। सीआई मणि उसे पकड़ लेते हैं और उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं सच बता तूने ये सब कैसे और क्यों किया। तो वह लड़का रोते हुए कहता है सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हमेशा की तरह आज भी जब मैं फूड डिलीवरी करने के लिए एक फ्लैट में जाता हूँ तो वहाँ से एक एम्बुलेंस निकल रहा होता है। मैंने वहाँ पे एक बंदे को इसके बारे में पूछा तो पता चला कि जिस फ्लैट में मेरा फूड ऑर्डर था उसी फ्लैट में एक
महिला के ऊपर किसी ने हमला किया है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। तो कुछ टाइम के लिए मैं बाहर खड़ा रहा। तभी मुझे एक और फूड का ऑर्डर मिल गया। फिर मैं खाना लेके उन्हें देने के लिए निकल गया। वहाँ पे मैं पहले भी गया था। वहाँ पे दो बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। पर आज रात जब मैं फूड डिलीवरी करने के लिए उनके घर गया तो मैंने देखा किसी ने उन दोनों का मर्डर कर दिया होता है। फिर मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और मुझे पता था कि पुलिस जरूर मेरे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि मेरा पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसीलिए मैं इस जगह को छोड़ के मैंगलोर भाग रहा था। पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। दोस्तों, सीआई मणि सर ने उस महिला की केस के लिए डैनी को अरेस्ट किया था। पर डैनी तो एक और कहानी बता रहा है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए सीआई मणि सर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो वहाँ पे देखते हैं कि सच में बुजुर्ग पति पत्नी का हत्या हो गया होता है। सीआई मणि का पूरा शक डैनी के ऊपर ही होता है क्योंकि ये दोनों जगह पे अगर कुछ चीज कॉमन है तो वो डैनी ही है। फिर एंटोनी उस फ्लैट वाली महिला की मोबाइल को फिर से चेक करता है तो पता चलता है कि उसने 10 बजे फूड ऑर्डर किया था और डैनी ने 10:15 पे खाना को होटल से कलेक्ट किया था। तो एंटोनी मणि सर से कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि ये सब खून डैनी ने किया है। फिर पुलिस को पता चलता है वो जो महिला के ऊपर हमला किया गया था और जो अभी वेंटिलेटर पे थी उसकी मौत हो गई है। और दूसरी तरफ विनय साइबर सेल को कॉल करके कहता है एक काम करिए, इस बुजुर्ग महिला की एरिया की मोबाइल टावर और जिस महिला की मौत हो गई उस एरिया की मोबाइल टावर को अच्छे से चेक करिए। क्या आज रात कोई कॉमन मोबाइल नंबर ये दोनों टावर पे एक्टिव था उसका पता करिए। तो उन्हें एक मोबाइल नंबर मिलता है जो कि कविता डेविड के नाम पे रजिस्टर था और ये इस दोनों जगह पे एक्टिव था। दोस्तों, ये कविता कोई और नहीं, ये डैनी की बहन है। अब तो मणि सर का शक और गहरा हो जाता है कि ये सभी खून के पीछे डैनी ही है। फिर डैनी को लेके सीआई मणि सर उसकी बहन के घर जाते हैं और उस नंबर के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती है कि ये नंबर उसकी पति यूज करते हैं। मतलब हो सकता है ये सभी मर्डर के पीछे उसकी पति का ही हाथ हो। फिर थोड़ी देर बाद कविता की पति आ जाते हैं। पुलिस जब उन्हें उस मोबाइल नंबर के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनके भाई जैक यहाँ पे आया था। उसकी मोबाइल नंबर किसी कारण से ब्लॉक हो गया था, इसीलिए मैंने उसे ये नंबर यूज करने के लिए दिया था। फिर सीआई मणि उसे जैक के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि जैक थोड़ी देर पहले ही बस स्टॉप के लिए निकल गया है, वो आज घर वापस जा रहा है। तो सीआई मणि को ये समझ में नहीं आता है कि डैनी को जहाँ जहाँ भी फूड डिलीवर करने के लिए जाना होता है जैक वहाँ पे इससे पहले कैसे पहुँच जाता था और डैनी के आने से पहले बस सब कुछ लूट के वहाँ से निकल जाता था। फिर एंटोनी डैनी का मोबाइल लेके उसे अच्छे से चेक करते हैं तो पता चलता है इसके मोबाइल में एक अनऑथोराइज्ड ऐप इंस्टॉल्ड है। ये जरूर जैक ने किया होगा और इसके जरिए इस मोबाइल की पूरा एक्सेस जैक को मिल जाता है। जैक उसके मोबाइल से ही डैनी की कॉल्स, मैसेज, फूड ऑर्डर ये सब कुछ देख सकता है। इसीलिए डैनी को जब भी फूड ऑर्डर मिलता था जैक को उसके बारे में पता चल जाता था। फिर सीआई मणि जैक के भाई से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो वो किस बस से जा रहा है। फिर वो बस की डिटेल्स बता देता है। फिर एंटनी बस स्टॉप पे कॉल करके उसी बस का कंडक्टर का मोबाइल नंबर ले लेता है और कंडक्टर को कॉल करके उसे जैक के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम अपना व्हाट्सएप चेक करो, मैं तुम्हें जैक का फोटो भेज रहा हूँ, अगर वो बंदा तुम्हारे बस में है तो हमें बता दो क्योंकि वो एक शातिर क्रिमिनल है, खून करके भाग रहा है। फिर कंडक्टर फोटो को अच्छे से देखता है और बस में चारों तरफ ध्यान से देखता है पर उसे कहीं भी जैक नजर नहीं आता है। फिर वो एंटोनी को बता देता है कि सर जैक हमारे बस में नहीं है, शायद वो किसी और बस से आ रहा है। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं जैक दरअसल उसी बस में होता है पर कंडक्टर ने झूठ कहा था क्योंकि जैक ने उसकी पेट पे चाकू रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर फिर से एंटोनी को कॉल करता है और कहता है आपने जब मुझे कॉल किया था जैक इसी बस में था पर मैंने आपको झूठ कहा था क्योंकि वो मुझे चाकू दिखा रहा था। वो अभी बस से उतर के जंगल की तरफ भाग गया है और वो अपना एड्रेस बता देता है। फिर सीआई मणि और एंटनी और विनय उस जगह पे पहुंच जाते हैं और जंगल में चारों तरफ जैक को ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली जैक मिल जाता है। सीआई मणि सर जैक को धर दबोचते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल जैक बहुत लोगों से उधार ले लिया था और उन पैसों को चुका नहीं पा रहा था और इसीलिए वो आज रात ये दोनों जगह पे घर के लोगों को मारा और फिर घर की सारे कीमती सामान को अपने साथ लेके यहाँ से चला जा रहा था ताकि इनके बदले उसे बहुत सारे पैसा मिल सके। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग सके वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। फिर ये केस सॉल्व हो जाता है। एसआई मणि सर एंटनी और विनय को थैंक्स कहते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं विनय ने जिस लड़की को समझाया था
वो समझ गई होती है और वो फिर से अपने माँ के पास वापस लौट आती है। और अगले दिन हम देखते हैं ऐसा ही प्रथप्पन सर एंटोनी और विनय को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं सरकार ने तुम्हारी टेम्पररी वाली जॉब को बंद कर दी है। सच बताऊं तो तुम दोनों बहुत ही टैलेंटेड हो। तुम एक काम करो, अभी तुम यहाँ से जाओ और एक अच्छा सा जॉब ढूंढो जहाँ पे खतरा कम हो। फिर साइबर सेल डिपार्टमेंट में से एंटोनी और विनय को एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर वो दोनों ना चाहते हुए भी यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों मुझे पता है कि ये बाकी सभी क्राइम थ्रिलर मूवी के जैसा नहीं था, ये थोड़ा अलग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।